संजीव, तुम तो विदेश जाकर आराम से बैठ गए और यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मेरा भी परिवार है, माँ पापा के चक्कर में मैं उन्हें वक्त तक नहीं दे पाता। और तुम्हारे पास क्या इतना भी वक्त नहीं कि पापा के रिटायरमेंट पर कुछ रोज़ के लिए यहाँ आ सको। तुम तो वहाँ पैसे बना रहे हो और मैं यहाँ। औरतों का तो तुम्हें मालूम है, अगर शॉपिंग ना करवाओ, मूवी ना दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करवाओ तो पति का जीना मुहाल कर देती हैं। भाई, कुछ तो मेरे बारे में भी सोचो। तुम वहाँ से आते नहीं, इधर माँ बाबूजी मुझसे शिकायत करते हैं। कम से कम उनसे मिलने के लिए ही आ जाओ। संजय अपने छोटे भाई से संजीव से कहता है। संजीव बोला, भैया ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आती, बस समय नहीं मिल पा रहा है। माँ और बाबूजी को देखने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए ही ना। अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ रोज़ की छुट्टी लेकर इंडिया आने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर संजीव ने फ़ोन रख दिया। इधर संजीव ने फ़ोन रखा, उधर संजय की पत्नी रेखा बोली, क्या बोले देवर जी, कब आ रहे हैं? करीब 1.5 साल पर आएंगे, सोचो कितने सारे उपहार लाएंगे। और मैंने सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता होता है। इतने सालों से अकेले रह रहे हैं तो पैसा भी तो इकट्ठे हो गए होंगे। आपको क्या लगता है वो पैसे किसे देंगे, बड़े भाई को या माँ बाप को? संजय बोला, तुम्हें क्या लगता है वो दूध पीता बच्चा है जो विदेश में इतनी कमाई कर रहा है, वो लाकर तुम्हारी झोली में डाल देगा? अरे सब कहने वाले होते हैं, करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, इस बार मैं साफ साफ कह दूंगा, अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो उनके रहने खाने पीने और दवाइयों का सारा खर्च उसे उठाना होगा। मैं कोई वृद्धाश्रम खोलकर नहीं बैठा हूँ, मुझे भी अपने बच्चे और भविष्य के लिए सोचना होगा। तुम बस जब तक संजीव रहे माँ बाबूजी को समय पर खाना पीना देते रहना, ताकि उसे कोई कमी न लगे। वैसे भी बाबूजी भी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें भी पैसे मिलेंगे। अब कितने दिन इस घोंसले जैसे घर में रहेंगे, देखता हूँ उनसे बात करके उनसे भी पैसे निकलवा लूँगा। और संजीव से भी, माँ बाबूजी के सहारे हम बहुत पैसे ऐंठेंगे, तुम चिंता मत करो। और इस कस्बे से बाहर एक घर लूँगा, इतने दिन से इनके साथ हूँ, कुछ तो फ़ायदा मेरा भी होना चाहिए। 4 दिन बाद संजय अपने पिता किशोर बाबू से बोला, बाबूजी 30 तारीख को आपका रिटायरमेंट है, हो सकता है उसके पहले संजीव भी आ जाए। ये बात सुनकर किशोर बाबू और उनकी पत्नी सुनैना जी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने भाई को बुलाया। ईश्वर करें तुम दोनों भाइयों में इतना ही प्यार बने रहे। देखो जी, हमारा बेटा कितना अच्छा है, आज की दुनिया में ऐसे बैठे होंगे जो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा कर रहा है। संजय बोला, वो सब तो ठीक है माँ, पर ये सोचिए वो दुबई जैसे शहर में रहता है और हमारा 2 कमरों का घर है। इतने छोटे से घर में वो कहाँ रहेगा, पूरा घर तो सामान से भरा हुआ है। वो हमारे लिए इतना सोचता है तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों माँ, मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? सुनैना जी बोली, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो, खुल कर कहो। संजय बोला, माँ बाबूजी के रिटायरमेंट के पैसे लगभग मिल ही जाएंगे। अगर वो थोड़ी मदद कर दें तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा घर ले लेता हूँ। कल को जब संजीव की शादी होगी, उसका भी परिवार आएगा तो हम सब उस घर में इकट्ठे रहेंगे। आप क्या कहती हैं? सुनैना जी परिवार को जोड़ने की बात सुनकर ही खुश हो गई और किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, संजय की सोच कितनी अच्छी है। आप अपने दफ्तर वालों से बात करके देखिए ना, अगर कुछ पैसे पहले मिल जाए तो सच में संजीव भी कितना खुश हो जाएगा। कैलाश बाबू बोले, भाग्यवान, रिटायरमेंट के पैसे पहले मिलना बहुत मुश्किल है और वैसे भी घर बनाने में महीना लग जाते हैं और फिर 2 हफ्ते में संजीव आ रहा है, ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? संजय बोला, बाबूजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल बना बनाया घर मिलता है। आप बस पैसे का इंतज़ाम कीजिए, बाकी का मैं सब संभाल लूँगा। मेरी इतनी कमाई नहीं है, फिर मैं भी तो अपने कुछ पैसे लगा रहा हूँ, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं?
पत्नी बेटे सबकी खुशी के लिए किशोर बाबू ने दफ्तर में अर्जी लगाई। वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी ईमानदारी और पुराने कर्मचारी होने के साथ साथ उनकी छवि को देखते हुए पैसों का इंतज़ाम कर दिया गया। संजय ने एक पल भी देर करना सही नहीं समझा। उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माता पिता के सामने भूमिका बांध रहा था। एक रोज़ वह माँ और बाबूजी को लेकर घर दिखाने ले गया। दोनों की आंखें घर देखकर फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सोचा, चलो जीवन भर कष्ट किया, अब आराम से रहेंगे। रेखा संजय से बोली, क्या आप घर इन लोगों के नाम पढ़ लेंगे? संजय बोला, पागल हो गई हो क्या? यह घर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। यह बात सुनकर रेखा बहुत खुश हो गई। आनन फानन में पुराने मकान को बेचने के लिए संजय ने पिता से कोरे कागज़ पर दस्तखत करवा लिए, यह कहकर कि यह घर हम आप लोगों के नाम पर लेंगे। पुराने मकान को बेच दिया गया और नया घर संजीव ने अपनी पत्नी के नाम से लिया, जिसकी भनक सुनैना जी और किशोर बाबू को नहीं थी। वो तो इसी में खुश थे कि सारा परिवार एक साथ रहेंगे। देखते ही देखते 2 हफ्ता बीत गया। किशोर बाबू के रिटायरमेंट का समय भी करीब आ गया और इधर संजीव भी विदेश से आया। भतीजे के लिए खिलौने, भाभी के लिए सोने की चैन, कॉस्मेटिक का सामान, माँ के लिए सुंदर सी साड़ी, पिता और भाई के लिए सूट। रेखा की दिली ख्वाहिश पूरी हुई। संजीव बोला, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उसमें हमारा बचपन बीता था और नया घर ले लिया और मुझे खबर भी नहीं की। रेखा खर्चों की रसीद दिखाते हुए बोली, अरे देवर जी, ये हमने घर आपके लिए ही तो लिया है। बहुत दिन आप अकेले रह लिए, अब तो देवरानी ले आओ, हम सब इकट्ठे रहेंगे। और देखिए ना, घर में अभी कितने काम बचे हुए हैं, पर पैसे ही खत्म हो गए हैं। अभी हर कमरे में टीवी लगवाना है। बबलू के कमरे में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए एक टेबल भी नहीं है। माँ बाबूजी के कमरे में वही पुराना पलंग है। सोचा था एक नया पलंग उनके कमरे में भी लगवा देंगे, पर खैर अब तो महीने का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये सब तो आने में सालों लग जाएंगे। संजीव ने कहा, भाभी एक साथ इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या थी? तभी सुनैना जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे निकाल कर इस घर में लगा दिए, फिर पुराना मकान भी तो बेच दिया है। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी खर्चा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनैना जी की बातें रेखा को अच्छी नहीं लगी। वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद दोनों बेटे पिता के साथ उनके दफ्तर रिटायरमेंट की पार्टी पर गए। हर कोई तारीफ कर रहा था कि अब किशोर बाबू को क्या दिक्कत है। एक बेटा विदेश में पैसों में खेल रहा है, दूसरा बेटा कमाकर घर ले रहा है। अब तो बस आराम से जीते रहो। किशोर बाबू गर्व से फूले जा रहे थे। 4 दिन बाद संजीव बोला, पापा भैया तो यहाँ सेट हो चुके हैं, आप लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं? मैं भी तो वहाँ अकेला हूँ। रेखा झट से बोली, अरे देवर जी, आपके तो घर आने जाने का कोई समय नहीं है, फिर आप माँ बाबूजी का वहाँ ख्याल कैसे रहेंगे? और फिर देवरानी भी तो नहीं है, आपने शादी भी नहीं की जो इनका ख्याल रखेंगी। वैसे भी विदेश में कौन इनसे बातें करेगा? कम से कम यहाँ 2 लोग तो मिल जाते हैं। सुनैना जी बोली, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। एक बार तू शादी कर ले, बहू ले आ, फिर हम तेरे साथ चलेंगे। तब तक यहाँ की जिम्मेदारी निभा लेती हूँ। संजय धीरे से रेखा के कान में बोला, अच्छा भला तो ये लोग जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? रेखा बोली, मेरे भोले पति देव क्यों भूल रहे हैं? बाबूजी के रिटायरमेंट का पूरा पैसा अभी नहीं मिला है और फिर उन्हें हर महीने पेंशन भी मिलती रहेगी और फ्री में घर की देखभाल करने के लिए नौकर कहाँ मिलेगा? आप तो बस चुप रहिए, मुझे संभालने दीजिए। संजीव बोला, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी, पर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे पहले बता दीजिए। मेरे रहते आपको किसी बात की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रेखा बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई भी नहीं आएगी और बुढ़ापे का शरीर, 10 तरह के खर्च होते हैं। अब आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों की पढ़ाई में आजकल कितने खर्चे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। संजीव कहीं ना कहीं अपनी भाभी के इशारों को समझ गया। उसने तुरंत एक चेक पर 40,000 भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया
मैं हर 2 महीने में पैसे भेज दिया करूँगा। वैसे पापा को पेंशन मिलेगा तो इससे ज़्यादा तो खर्चा नहीं होना चाहिए। और हाँ, बबलू के लिए एक स्टडी टेबल ज़रूर बनवा लीजिएगा। ये उसके चाची के तरफ से उसके लिए तोहफा होगा। रेखा ने संजय से पहले ही वो चेक लपक लिया। संजीव चला गया। माँ की आंखें नम कर गया, जो माँ हर वक्त उसके आने की राह में आंखों की कोर गीले करती थी। आज उसे विदा करते हुए फिर से उसकी आंखें नम हो गई। 15 से 20 दिन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। रेखा सुनैना जी से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवा रही थी। संजय किशोर बाबू को पूरा समय दे रहा था। संजय ने कहा, बाबूजी, आपको बार बार बैंक आने जाने में दिक्कत होगी। ऐसा करता हूँ, हम दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं संभाल लूँगा। किशोर बाबू ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, संजय धीरे धीरे उनके अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता गया। करीब 1 महीने बाद रेखा सुनैना जी से बोली, मम्मी जी, पापा जी पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? सुनैना जी बोली, हाँ बहू, कल वो बैंक की तरफ गए थे तो ले आए। रेखा बोली, मम्मी जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है तो घर का राशन, सब्जी, दूध पापा जी को लाने को कह दीजिएगा, क्योंकि इनके पास एक तो वक्त की कमी है, ऊपर से पैसों की भी तंगी है। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली गई। अगले दिन सुनैना जी ने ये सारी बातें किशोर बाबू को बोली। किशोर बाबू रेखा को बोले, बहू, संजीव भी तो पैसे भेज देता है, फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? ये भी तो देखो, मुझे पेंशन इतनी नहीं मिलती कि मैं अब ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ। फिर मेरी दवाई, तुम्हारी सास की दवाई, ये सब भी तो है। पेंशन तो इतने में ही ख़त्म हो जाती है। रेखा गुस्से में बोली, बाबूजी, आपको समझ में आ रहा है घर तैयार करने में कितने खर्चे हो गए हैं? और आप क्या चाहते हैं, देवर जी जो हमें पैसे भेजते हैं उसका हम आपको हिसाब दें? अगर ऐसा है तो इतने सालों से जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसका तो हिसाब हमने कभी नहीं मांगा। तो जितना कहा गया है उतना कीजिए। एक रोज़ किशोर बाबू सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। सुनैना जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ़ समझेगी नहीं। आप संजय से क्यों नहीं कहते कि आपसे ये सब नहीं होगा? अपनी हालत तो देखो। तभी रेखा आई और बोली, ले आए सब्जी बाबूजी। हे भगवान, ये कितनी मोटी लौकी लाए हैं, अब इसे कौन बनाएगा? आपकी माँ। और मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज काम वाली नहीं आएगी तो रसोई में जो भी बर्तन है उसे साफ़ कर दीजिए। फिर जो भी कपड़े बाथरूम में रखे हैं उसे धोकर सूखने डालिए। मैं थोड़ा पार्लर से आती हूँ। अब तो ये रोज़ रोज़ की बात हो गई थी। प्यार से घर के काम करवाती थी, अब अधिकार से घर के सारे काम सुनैना जी और किशोर बाबू से करवाने लगी और पैसा बचाने के चक्कर में काम वाली को निकाल दी। समय बीतने लगा और इनकी हालत बस से बदतर होने लगी। बेटा था कि एक बात नहीं सुनता था और बहू के अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। एक रात दोनों अपने कमरे में बातें कर रहे थे। सुनैना जी बोली, इससे अच्छा तो हम संजीव के पास चले जाते। आजकल संजीव भी कहाँ फ़ोन करता है? किशोर बाबू ने कहा। सुनैना जी बोली, नहीं जी, 2 दिन पहले ही मैंने संजय को उससे बात करते देखा। उसने कहा, माँ बाबूजी 2 दिन के लिए अपनी मंडली के साथ वृंदावन गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, रेखा ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। दरवाजे पर कान लगाए रेखा सब सुन रही थी। रेखा ने संजय से सारी बात बताई और फिर संजय ने कहा, अब क्या होगा? अगर संजीव को सारी बात पता चल गई तो संजीव के तरफ से पैसे आने भी बंद हो जाएंगे और संजीव माँ बाबूजी को भी अपने पास ले जाएगा और हमें भी वह नहीं छोड़ेगा। रेखा ने कहा, अगर आप मेरे प्लान पर चलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और देवर जी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी हमेशा के मुकाबले और ज़्यादा आएंगे। संजय ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम माँ बाबूजी का मुंह कितने दिन तक बंद रख सकते हैं? किसी न किसी दिन तो संजीव से उनकी बात होगी ही। अरे पहले आप मेरी योजना तो सुनिए। रेखा ने संजय के कान में अपनी योजना बताई। संजय सुनकर खुश हो गया और बोला, रेखा, तुमने तो ऐसी योजना बनाई है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो ठीक है, मैं अपने योजना पर काम करना शुरू कर दो। संजय ने तुरंत संजीव को फ़ोन मिलाया और बोला,
संजीव, माँ बाबूजी दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। उसमें लाखों का खर्च आएगा। अब उनकी इच्छा है तो भेजना भी ज़रूरी है। कुछ पैसे तुम भेज दो, कुछ मैं व्यवस्था करके उनको भेज दूंगा। तुमको तो पता ही है मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। संजीव ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, एक बार आप मेरी माँ पापा से बात करा दीजिए। मैं उनके जाने का पूरा व्यवस्था कर दे रहा हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। माँ पापा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। संजय ने कहा, मैं जानता था संजीव कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने माँ बाबूजी को शॉपिंग करने के लिए भेज दिया है। माँ को कुछ सामान लेना था और बाबूजी को भी। उन्हें कल सुबह ही निकलना है। संजीव ने कहा, ठीक है भैया, माँ बाबूजी खुश तो हैं। बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए, उनकी बहुत याद आ रही है। संजीव, तू माँ बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत कर, अपने काम पर ध्यान दे। माँ बाबूजी यहाँ बहुत खुश हैं और 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। संजीव ने संजय के अकाउंट में माँ बाबूजी के 4 धाम यात्रा के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब रेखा और संजय की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने योजना बनाई कि कैसे उन दोनों से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन संजय बोला, बाबूजी, संजीव का फ़ोन आया था, उसने आपको अपने पास दुबई बुलाया है। मैं सोचता हूँ आप लोगों का टिकट करवा दूँ। आप क्या कहते हैं? दोनों खुश होकर बोले, हाँ हाँ बेटा, यही सही रहेगा और तुम्हें भी अपने परिवार के साथ वक्त मिल जाएगा बिताने को। संजय रेखा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल ही निकलेंगे। अगले दिन दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। रेखा सुनैना जी से बोली, मम्मी जी, सोना चांदी पहन कर जाना मना है, तो ऐसा कीजिए, अपने पहने हुए जेवर और जो लॉकर में रखी हैं उसकी चाबी मुझे दे दीजिए। तब तक मैं उसे साफ करवा कर रखूँगी। बेटे के पास जाने की खुशी में सुनैना जी ने रेखा की मंशा नहीं समझी और चुपचाप सारे गहने रेखा को दे दिए। संजय उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंचा। स्टेशन पर खचाखच भीड़ थी। ठंडी का समय, हर कोई ठिठुर रहा था। सुनैना जी बोली, बेटा, जब हमें जहाज़ से जाना है तो तू हमें दिल्ली क्यों ले आया? संजय बोला, माँ, डायरेक्ट फ्लाइट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को जहाज़ में बैठा दूंगा, वहाँ संजीव उतार लेगा। ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। इतना कहकर संजय वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब आधे घंटे बाद किशोर बाबू बोले, टैक्सी लेने में इतना समय लगता है? तो वो बोली, हम छोटे से कस्बे में रहने वाले इस महानगर की लीला कैसे समझेंगे? यहाँ कितनी भीड़ है और फिर दुबई भी तो बहुत दूर है, हो सकता है उसे गाड़ी नहीं मिल रही होगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। किशोर बाबू बोले, सुनैना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा संजय बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो जाएगा, और वो काम के सिलसिले में शहर घूमता रहता है। फिर उसे इतनी देर कैसे हो रही है? सुनैना जी की आंखें भर आईं और बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। वो ठीक तो होगा? दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, पर उस महानगर में कहाँ किसी को पड़ी है। आते समय सुनैना ने कुछ लिट्टी बनाकर रख ली थी। दोनों ने खाई और स्टेशन के किनारे ही अखबार बिछाकर एक दूसरे से चिपक कर सो गए। सुबह देखा तो आने वाले लोग उन्हें सिक्कों की भीख दे रहे थे। ये देखकर किशोर बाबू का दिल भर आया और बोले, सुनैना, अब हमारा बेटा नहीं आएगा, उसने हमारे साथ छल किया है। वो जानता था मैं कभी उस कस्बे से बाहर नहीं निकला हूँ, इसलिए वो हमें इस महानगर में छोड़ गया ताकि हम खो जाएं। किशोर बाबू के पास कुछ पैसे थे। कुछ दिन तो स्टेशन के पास आश्रय लेकर रह लिए, पर दिल्ली जैसे शहर में थोड़े से पैसे कितने दिन चलेंगे। धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज की दुनिया में कौन किसकी मदद करता है। इधर रेखा और संजय अपने घर में खूब मज़े से रह रहे थे। जब संजीव ने माँ बाप के बारे में पूछा तो रेखा ने कहा, माँ बाबूजी को हमने 4 धाम की यात्रा पर भेजा है, वो 5 महीने बाद लौट आएंगे। समय बीता। संजीव ने शादी करने का फैसला किया और उसने सोचा कि अब तो 6 महीने हो गए, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे,
इसलिए उसने दिल्ली तक की फ़्लाइट ली, वहाँ से ट्रेन लेकर घर जाने का फ़ैसला किया। दिल्ली स्टेशन पर जब वो अपनी गाड़ी के इंतज़ार में कॉफ़ी पी रहा था, अचानक से किसी की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबू, भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना वजन तौलो और इस बूढ़ों को सम्मान से जीने के लिए कुछ रुपए दे दो। संजीव ने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सर उठाकर जीते देखा था। आज वही नज़रें झुकी हुई हैं और हाथ फैला हुआ है। बगल में उसकी माँ फूलों की माला बनाकर लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। संजीव जैसे ही वहाँ गया, किशोर बाबू बोले, हाँ हाँ बाबू, आओ खड़े हो जाओ। इतना कहकर जैसे ही वो ऊपर देखे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर कंठ से मानो आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। बस संजीव ने पिता को बाहों में समेटा और बोला, बाबूजी, आपकी ऐसी हालत, और आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप तो कभी उस गांव से निकले भी नहीं थे, और मेरी माँ की ऐसी हालत। सुनैना जी को अभी अपनी कोई तकलीफ दिख नहीं रही थी, उन्हें दिख रहा था तो अपने लाल का चेहरा। वो उसे लाड कर रही थी और कह रही थी, मेरा बच्चा सूख कर कांटा हो गया है। संजीव अपनी माँ को हिलाया और बोला, माँ, आप यहाँ कैसे, और आपकी ये हालत किसने की? सुनैना जी मानो सपनों से बाहर आईं और फकफक फकफक कर रोने लगी और उन्होंने सारी घटना बताई। आसपास सारे लोग जमा हो गए और उनकी दर्द भरी कहानी सुनने लगे। सब कह रहे थे, हे ईश्वर, कैसे बच्चे हैं। देखो, एक बेटा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को छोड़ गया और दूसरा इनके आंसू पोंछ रहा है। संजीव ने अपने माँ बाप को पहले भरपेट खाना खिलाया, उनके कपड़े बदलवाए और फिर उन्हें लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर संजीव ने दस्तक दी। माता पिता पीछे थे। संजीव को देखकर रेखा के होश उड़ गए और बोली, अरे देवर जी, आप अचानक, पर माँ बाबूजी तो अभी आए ही नहीं हैं। संजीव बोला, कोई बात नहीं, माँ बाबूजी नहीं आए हैं तो क्या हुआ, घर तो उनका है, तो क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता? रेखा बोली, हाँ हाँ, आइए आइए, और बताइए, इस बार आप अपनी भाभी के लिए क्या लाए हैं? संजीव बोला, ऐसा अनमोल उपहार जिसके लिए कितने बच्चे अनाथ आश्रम में रोते रहते हैं। रेखा ने आश्चर्य से पलट कर देखा तो सामने कैलाश बाबू और सुनैना जी थीं। संजय जैसे ही माता पिता की तरफ आगे बढ़ा, संजीव ने एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें इनके ही घर से बाहर किया, इनके पैसों पर घर लिया, और तो और मैं उनके लिए खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को ये बोझ लगने लगे। शर्म करो, तुम्हारा भी बेटा है, वो सब देख रहा है, कल को तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर देगा। आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ, तुम सोचना तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। और भाभी, आप तो औरत हो ही नहीं सकती। जो औरत अपनी माँ समान सास से घर का सारा काम करवाए, उसे भूखा पेट रखे, और ऐसा व्यवहार, छी छी। मुझे आप लोगों को भैया भाभी कहने में भी शर्म आ रही है। भैया, आपने मम्मी पापा के चारों धाम की यात्रा के लिए मुझसे लाखों रुपए लिए, फिर उनको यात्रा पर क्यों नहीं भेजा? अच्छा, तो आपने यह सोचा होगा कि माँ पापा को भी घर से निकाल दोगे और मुझसे भी पैसे लेते रहोगे। ज़रूर यह भाभी का ही दिमाग होगा। भाभी तो मुझे शुरू से ही लालची लगती थी, लेकिन भैया, लालच में अंधे होकर आप इतना गिर जाओगे, अपने ही माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लालच में लोग अंधे हो जाते हैं, यह सुना था, लेकिन आज अपने ही भाई भाभी को लालच में अंधे होते हुए देख रहा हूँ, जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। संजीव इतना कह ही रहा था कि उधर से पुलिस की एक टीम आई। संजय ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये घर मेरा है, इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मेरे नाम पर है तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है? सुनैना जी आगे बढ़ी और बेटे को एक ज़ोर का थप्पड़ लगाई और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दोनों मेरे बेटे हैं, पर तुम इतने मतलबी कैसे हो गए? हमने क्या कोई कमी रखी? अरे संजीव से ज़्यादा खर्च हमने तुम पर किया। अरे लोग कुत्तों के गले में पट्टा बांध कर उसे भी प्यार करते हैं, घुमाते फिराते हैं, तो वह भी अपना बन जाता है, आपके लिए जान देने को तैयार हो जाता है।
और तुम तो मेरे अपने बेटे थे। मैंने तुम्हें 9 महीना अपने कोख में पाला था, तुम्हें इतना प्यार दुलार दिया था, अपनी सारी जमा पूंजी तुम पर न्यौछावर कर दिया था। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम इतने गिर गए? अरे संजीव, से ज़्यादा खर्च हमने तुम पर किया, पर तुम शुरू से लालची रहे, इसलिए तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए, और करोगे भी कैसे? एक लालची को दूसरे लालची का साथ मिला तो इतना नीचे गिर गया कि अपने माँ बाप को रात के अंधेरे में स्टेशन पर भूखा प्यासा छोड़ आया। छी, तुमसे अच्छा तो मुझे एक ही बेटा होता। संजीव बोला, भैया मुझे शक हुआ था, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। संजीव ने अपने फ़ोन में हर उस रसीद की तस्वीर दिखाई जब जब उसने अपने माता पिता के लिए अपने भाई को पैसे भेजे थे, और घर के खरीदारी के समय जो उसके भाई ने रिटायरमेंट के पैसे निकलवाए थे उसकी भी फ़ोटो संजीव ने अपने पास रखी थी। सब कुछ देखने के बाद दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। संजय और रेखा पर केस हुआ। धोखाधड़ी की खबर जब संजय के दफ्तर तक पहुंची तो उसे नौकरी से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बबलू की वजह से सुनैना जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया। कोर्ट की तरफ से उन्हें उस घर को खाली करने का आर्डर दिया गया, और जितने भी पैसे संजय ने किशोर बाबू से लिए थे उसे वापस करना पड़ा। किशोर बाबू ने कहा, जिन पैसों के लिए माँ बाप को बच्चे भिखारी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। सुनैना जी बोली, जिस घर ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। संजीव ने कहा, माँ अब आप दोनों मेरे साथ चलिए, यहाँ आपको अकेले छोड़ने की मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता। संजीव ने उस घर को बेच दिया और आधे पैसे बबलू के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिए, और अपने माता पिता को लेकर विदेश चला गया। वहाँ जाकर उसने एक अनाथ हिंदुस्तानी लड़की से विवाह किया, जिसे माता पिता का प्यार मिला और इन दोनों को बहू से सम्मान मिला। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पारिवारिक कहानी के साथ।